हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे इस क्लास में वो बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री में ही कुछ उसी के आगे जो इससे पहले की क्लास हम लोगों ने अटेंड की उसको पहले अटेंड कर लेना एंड उसके पश्चात इस क्लास में आकर के विजिट करना, ठीक है। इसमें यार हम लोगों ने इससे पहले जो बात की थी एंशिएंट हिस्ट्री में, वो बात की थी पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति की। राजनीति स्थिति के साथ साथ सोशल कंडीशन का भी अध्ययन हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो इसीलिए यार पहले इससे पहले की क्लास देख लेना जिससे इस क्लास को समझने में सहजता महसूस हो, ठीक है। फिलहाल में उस क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के भी सारी क्लासों को आप अटेंड कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी बाकायदा उन क्लासों को सजा दिया गया है। तो वहां से भी जाकर के हिस्ट्री की जितनी भी क्लासें हैं या जिस भी सब्जेक्ट की जो भी क्लासें हैं वहां से वो सारी क्लासें आपको सहजता से मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी यार आज जो हम बात करेंगे उसी पूर्व वैदिक काल में वो बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हम रिलीजियस कंडीशन यानी धार्मिक जो भी व्यवस्था थी पूर्व वैदिक काल में। एंड इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था की, यानी पूर्व वैदिक काल में जो भी हमारी आर्थिक कंडीशन थी या जो भी हमारी क्या थी, मतलब धर्म से जुड़ी हुई जो भी संस्कृति थी उसका अध्ययन आज हम इस क्लास में करेंगे। और इन दोनों टॉपिकों को ऐसे कंप्लीट करेंगे कि यार अगर कोई भी क्वेश्चन यहां से बनता है पूर्व वैदिक काल से रिलेटेड तो यार वो जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे इसी पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में इसी का अध्ययन करेंगे। इसी में हम लोगों ने यार दो टॉपिक कंप्लीट किया था, कौन कौन सा। पहली हम जो बात करते हैं वो बात कर लेते हैं सामाजिक, किसकी, सामाजिक स्थिति की, सामाजिक स्थिति। एंड इसी के बाद सामाजिक के बाद राजनीतिक, राजनीतिक स्थिति। एंड इसी के पश्चात धार्मिक स्थिति, धार्मिक व्यवस्था या स्थिति। एंड इसी के पश्चात आर्थिक स्थिति, किसकी, आर्थिक व्यवस्था, किसकी, पूर्व वैदिक काल की। जो भी हमने अध्ययन करना था वो हम लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया तो इसको छोड़ेंगे, और इसका अध्ययन कर लिया तो इसको छोड़ेंगे। और आज जो हम फाइनली बात करने वाले हैं इस क्लास में वो बात करेंगे इस टॉपिक की एंड इसकी। यार इसको ऐसे पढ़ेंगे कि अगर क्वेश्चन बनता भी है तो ठीक है, नहीं बनता है तो हमारी यार इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बौद्धिक समझ होगी उसको आज हम विकसित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसी में जो भी हमारी पूर्व वैदिक काल की जो भी धार्मिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। इसमें सबसे पहले मैं आर्थिक की बात करूंगा एंड तत्पश्चात हम बात करेंगे किसकी, धार्मिक कंडीशन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आर्थिक व्यवस्था के संबंध में। आर्थिक व्यवस्था देखते हैं पूर्व वैदिक काल की
पूर्व वैदिक काल की कौन सी व्यवस्था? आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के संबंध में इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, फाइनली देखते हैं इसको, यानी इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ क्या? वैदिक पीरियड इसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, फिलहाल में देखते हैं कि हमारा जो भी ये सिस्टम था किससे रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, वो पूर्व वैदिक काल में कैसा था। ठीक है, तो अगर अर्थव्यवस्था के संबंध में पढ़ें तो किसी भी मतलब चाहे वो सभ्यता से संबंधित हो या किसी भी काल से संबंधित हो, अगर हमको उसकी अर्थव्यवस्था के संबंध में एकदम डीपली या गहन अध्ययन या अपनी बौद्धिक समझ को विकसित करना है तो यार उसमें हमको 2 से 3 टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 से 3 टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? एक हो गया हमारा कृषि सेक्टर, क्योंकि यार पुराने समय में एंशिएंट पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट टाइम में कृषि का थोड़ा सा ज्यादा चर्चा मिल जाती है, तो कृषि हो गई। कृषि के साथ साथ हमारा और क्या हो गया? उद्योग वगैरह हो गया। उद्योग के साथ साथ हमारा व्यापार वगैरह हो गया। एंड व्यापार के साथ साथ यार कुछ सभ्यताएं हमको ऐसी मिलती हैं जिसमें से हमको पशुपालन के साक्ष्य भी मिल जाते हैं, यानी पशुओं के द्वारा भी क्या किया जाता था, हमारी आर्थिक कंडीशन में उनको भी यार शामिल किया जाता था। तो इतनी सारी चीजों को या इन सारी चीजों को हम किसमें अध्ययन करते हैं? वो हम अर्थव्यवस्था के संबंध में अध्ययन करते हैं। और ये वो अर्थव्यवस्था नहीं है, वो एक सब्जेक्ट हो गया। और ये जो अर्थव्यवस्था है ये हमारे पूरे समाज का इकोनॉमिकल कंडीशन है कि किस प्रकार के कार्य किए जाते थे और कौन कौन से कार्य किए जाते थे जिससे यहाँ के व्यक्तियों के पास अपनी आजीविका को चलाने के लिए इनकम का सोर्स बनता था और वहां के लोग क्या करते थे? आसानी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो 2 से 3 टॉपिक अर्थव्यवस्था के संबंध में पढ़ने हैं। देयर आर 3 टॉपिक्स आर थ्री या 4 टॉपिक्स, 3 और 4 टॉपिक्स आर study in any civilization or period, any civilization or period और क्या? पीरियड वैदिक पीरियड। किसी भी हमको सभ्यता का या काल का अगर अध्ययन करना है इकोनॉमिकल कंडीशन में तो वो यार हमको करना है 3 से 4 टॉपिकों का। कौन कौन सा? पहली हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या हो गया? एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ
एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल हस्बेंड्री के साथ हमारा क्या आ जाता है, ट्रेड की बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे। एंड इस ट्रेड के साथ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की बात हम कर लेंगे। इन 3 से 4 टॉपिकों को ही हमको इस इकोनॉमिकल कंडीशन में पढ़ना है और इतने बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि अगर यार कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो जाएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। केवल और केवल क्या करना है, क्लास में पूरी डेडिकेशन के साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक क्लास में बने रहना है, ठीक है। तो देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसमें हम जो सबसे पहली बात करेंगे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे और एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही है, ये दोनों क्या है, एक ही में इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखते हैं इसी में, अगर मैं बात करूं कृषि के संबंध में, किसके, कृषि के संबंध में, कृषि के संबंध में, यानी पूर्व वैदिक काल में कृषि कैसी होती थी, तो सबसे बड़ी बात ये हमारी ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक जो सभ्यता थी, तो यहाँ पे कृषि होती थी लेकिन उतना विस्तृत विकास नहीं था कृषि का, जिस कारणवश कृषि में थोड़ा सा अभाव देखने के लिए मिल जाता है। कहां पे, इस पूर्व वैदिक काल में कृषि का अभाव देखने के लिए मिलता है, उतना विस्तृत रूप से कृषि का विकास यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन कृषि का विकास जो है ये पूर्व वैदिक काल में देखने के लिए नहीं मिलता, उत्तर वैदिक काल में जैसे हम लोग जाएंगे ना, वहां पे पशुपालन की अपेक्षा कृषि जो है वो अधिक महत्वपूर्ण सेक्टर हमारा बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूर्व वैदिक काल में यहाँ पे पशुपालन जो है ये कृषि की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता था अर्थव्यवस्था के संबंध में, ठीक है। तो इसी में कृषि में लिखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में कृषि का विस्तृत विकास नहीं देखने के लिए मिलता, नहीं देखने के लिए मिलता है, नहीं देखने के लिए मिलता, विस्तृत विकास नहीं देखने के लिए मिलता, अर्थात कृषि का अभाव देखने के लिए मिलता है, अर्थात कृषि का अभाव देखने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है, कृषि का अभाव देखने के लिए मिलता है। उतना डिटेल्ड में यहाँ पे फॉर्मिंग नहीं होती थी। लेकिन अगर बात करें पशुपालन की, तो यहाँ पे एक नोट पहले लिखते हैं, पशुपालन का यहाँ पे पहले एक नोट लिखते हैं, एक नोट लिखते हैं, 1 रुपए की नोट डाल लेना, मुझे देने में आसानी, आपको रखने में आसानी। 1 रुपए की नोट में क्या लिखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में, या इस नोट को बाद में लिखते हैं, यहाँ पे इसके बाद हम लिखते हैं कि कृषि का विकास उतना नहीं था इस अर्थव्यवस्था के संबंध में, लेकिन क्या था, लेकिन
कृषि की अपेक्षा, कृषि की अपेक्षा, कृषि की अपेक्षा पशुपालन, पशुपालन मुख्य कार्य था, मुख्य कार्य या पेशा था यहां के व्यक्तियों का, या पूर्व वैदिक काल के व्यक्तियों का, पूर्व वैदिक काल के व्यक्तियों का, व्यक्तियों का, ये पॉइंट हमको याद रखना है। यानी कृषि का विकास उतना नहीं था, लेकिन पशुपालन जो था वो मुख्य पेशा था। कृषि से महत्वपूर्ण मुख्य पेशा हमारा कौन सा था? वो था हमारा कौन सा? पशुपालन। अब यहाँ पे एक नोट डालते हैं। क्या डालते हैं? एक नोट, 1 रुपए की डालना मेरे शेर और शेरनियां जितनी हैं। यार 1 रुपए के नोट में हम ये लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में कृषि की अपेक्षा, कृषि की अपेक्षा पशुपालन, पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता है, ज्यादा या अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है, अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। एंड इसी में अगर बात करें उत्तर वैदिक काल की, ये इसी नोट में बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? पशुपालन की अपेक्षा, पशुपालन, पशुपालन की अपेक्षा कृषि अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है, अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है, दिखाई देती है। तो ये दोनों हमको नोट पॉइंट याद रखने हैं कि अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे तो वहां पे पशुपालन का महत्व थोड़ा कृषि की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, जिसका अध्ययन हम आगे चल के करेंगे, तो उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का जो महत्व है वो कृषि की अपेक्षा थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, इतनी सारी चीजें अगर हमको कृषि से रिलेटेड और पशुपालन से रिलेटेड समझ में आई है तो अच्छी बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे देखते हैं। देखते हैं इसी में कृषि के संबंध में, इसी में हम लोग पशुपालन की भी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पशुपालन के संबंध में। मैंने शुरू में ही बोला कि दोनों सेम ही था, तो इन दोनों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में, इसी पशुपालन के संबंध में कि यार पशुपालन में हमने देखा पशुओं को पाला जाता था और मुख्य कार्य जो था वो पशुपालन ही था, कृषि के छोड़ करके, कृषि को छोड़ करके। ठीक है, बाकी अगर और बात करें तो पशुओं में यार यहाँ पे जो साक्ष्य मिलता है वो 2 प्रकार के पशुओं का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कौन कौन सा? 2 प्रकार के पशुओं का हमको यार साक्ष्य प्राप्त होता है।
रिजल्टेंट इन एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में दो प्रकार के पशुओं का हमको क्या मिलता है, साक्ष्य प्राप्त होता है। कौन कौन सा? पहला हमारा हो गया एंड फर्स्ट इज क्या हुआ, फर्स्ट इज काऊ। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन अ पीरियड वैदिक सिविलाइजेशन या पीरियड वैदिक पीरियड। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पशु माना जाता था। किसके संबंध में? पूर्व वैदिक काल के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण पशु हमारा कौन सा था? गाय थी। एंड इसी के बाद एंड सेकेंड इज हमारा हॉर्स हो गया। क्या हो गया? हॉर्स हो गया। पहला गाय एंड दूसरा घोड़ा हमारा क्या था? ये दोनों मुख्य रूप से पाले गए पशु थे या इनको यहाँ पे कार्य में लिया जाता था। और जो ये गाय थी इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन पीरियड वैदिक पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ऐसा क्यों था? मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसी कारणवश इसको एंशिएंट टाइम में या इसको गाय को इट्स आल्सो नोन एज इसको मेट देते हैं, थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करेंगे। ये हो गया एंड इट्स आल्सो नोन एज अघन्या। कहां पे? ये नाम याद रखना है। एंड काऊ इज आल्सो नोन एज अघन्या। क्या नाम जाना जाता है? अघन्या इन पीरियड वैदिक सिविलाइजेशन, पीरियड वैदिक सिविलाइजेशन और पीरियड। ये हमको याद रखना है कि पूर्व वैदिक काल में गाय को क्या बोला जाता था? तो अघन्या नाम से जाना जाता है। ये यार कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। आप प्रीवियस ईयर के यार कुछ भी क्वेश्चन पेपर उठा लेना तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि गाय को प्राचीन समय में या प्राचीन इतिहास में गाय को किस नाम से जाना जाता था? तो वो है अघन्या नाम से हमारा जाना जाता था। इस नाम को हमको याद रखना है। और इसी कारणवश गाय इतना महत्वपूर्ण पशु था पूर्व वैदिक काल में, इसी कारणवश ऋग वैदिक काल में इसका 176 बार वर्णन देखने के लिए मिल जाता है। यानी ऋग वैदिक काल में यानी इन अ ऋग वैदिक पीरियड या बुक्स ऑफ ऋग्वेद में 176 टाइम्स, यानी ऋग्वैदिक बुक्स आर 176 टाइम are learn और seen ऋग्वेद में 176 बार हमको देखने के लिए मिल जाता है। क्या? गाय का इतना महत्वपूर्ण पशु था, इसी कारणवश इस गाय का जो भी वर्णन है वो 176 टाइम्स देखने के लिए मिल जाता है। तो ये भी हमको याद रखना है। कहां देखने के लिए मिलता है? ऋग्वेद में। कहां पे?
ऋग्वेद में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा गाय के संबंध में कि गाय हमारा महत्वपूर्ण पशु था एंड इसके पश्चात गाय को अघन्या नाम से जाना जाता था एंड 176 बार इसकी चर्चा हमको ऋग्वेद में देखने के लिए मिल जाती है, जिससे हमको यह अनुमान लगता है और यह भली बात हम इससे परिचित होते हैं कि हाँ, पूर्व वैदिक काल में गाय बहुत ही महत्वपूर्ण पशु हमारा माना जाता था। ठीक है, इसी में थोड़ी सी चर्चा करते हैं किसकी, हॉर्स के संबंध में। ये हुआ गाय के संबंध में, बात करते हैं हॉर्स की। किसकी, हॉर्स की। यह भी इंपॉर्टेंट था, किस लिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसका जो प्रयोग होता था वो यार कई बार हम लोग रथ में करते थे, यानी रथ के प्रयोग में, रथ का प्रयोग होता था घोड़ों के माध्यम से, घुड़दौड़ में इसका प्रयोग होता था। और किसमें बोल सकते हैं इस घोड़े का प्रयोग, और किसमें बोल सकते हैं, ईटे सेक्ट्रा डालते हैं, ईटे सेक्ट्रा। इस तरीके से यार हम लोग जानते हैं आजकल कि घोड़े का प्रयोग आज हम किस किस चीजों में कर सकते हैं, तो वही सारी चीजें हैं उस समय के लोग भी, यानी अर्थव्यवस्था के संबंध में इस तरीके का प्रयोग, घोड़े का प्रयोग भी लोग क्या करते थे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कृषि में या पशुपालन में। ये इतनी सारी बातें अगर समझ में आई है तो अच्छा है, नहीं समझ में आई है तो पुनः फिर से देखना, समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी और बात करें इसी में, जो कृषि था इस कृषि की और बात करते हैं। कृषि जो था इस समय कृषि विस्तृत रूप में नहीं था, लेकिन कृषि होती थी ये हमको पता है। ठीक है, उतना विस्तृत लेवल पे नहीं था लेकिन कृषि होती थी ये जानते हैं। और कृषि होती तो थी, तो किस प्रकार के अनाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मेरे भाई यहां से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं कृषि में, कृषि से संबंधित, कृषि में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं फसलों से संबंधित, फसलों से संबंधित कौन कौन सी फसलें हैं हमारी, तो वो है हमारी गेहूं, क्या हुई, गेहूं और जौ, इटेसेट्रा। इस तरीके के जो भी फसल होती थी हमारी, ये फिलहाल में मुख्य फसलें थी। क्या थी, मुख्य फसलें थी पूर्व वैदिक काल के लोगों की, जो कि कृषि से संबंधित इस तरह के फसलों को क्या किया जाता था, उपजाया जाता था, या इन तरीके की कृषियों को महत्वता दी जाती थी। ठीक है, तो फाइनली इतनी सारी चीजें हमको यार समझ में आई होंगी। और इस कृषि का जिक्र हमको कहां मिलता है, तो 24 बार इसका जिक्र हमको ऋग्वेद में देखने के लिए मिल जाता है। तो इसको भी हमको याद करना है कि इसके लिए इन खेती से या कृषियों से संबंधित जो भी हमको मंत्रों का जिक्र मिलता है, वो ऋग्वेद में 24 मंत्रों का जिक्र देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां पे देखेंगे कि इससे संबंधित ऋग्वेद में 24 मंत्रों का जिक्र मिलता है या वर्णन देखने के लिए मिल जाता है, वर्णन देखने के लिए मिल जाता है। ये भी फैक्ट हमको क्या करना है, याद रखना है। इस कृषि से रिलेटेड 24 मंत्र हमको देखने के लिए कहां पे मिलते हैं, तो वो ऋग्वेद में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये भी यार क्वेश्चन यहां से भी बनाया जा सकता है। तो इतनी सारी चीजें
हमको यार समझ में आई होगी। ठीक है, ये हुआ कृषि से रिलेटेड एंड इसी के पश्चात हम लोगों ने जाना पशुपालन से रिलेटेड। इन सब के पश्चात अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं उद्योग की। जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर था हमारा अर्थव्यवस्था के संबंध में इस पूर्व वैदिक काल में, वो था हमारा उद्योग, यानी रिलेटेड टू अ इंडस्ट्रीज इन अ पीरियड वैदिक सिविलाइजेशन इन अ इकोनॉमिकल कंडीशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखते हैं हम लोग इकोनॉमिकल कंडीशन में कि इकोनॉमिकल कंडीशन में उद्योग का महत्व या किस स्तर का उद्योग इस पूर्व वैदिक काल में होता था या किया जाता था। ठीक है, देखते हैं इसी में जो हमने बात करनी थी वो किसने बात करनी थी, इंडस्ट्री की बात करनी थी, यानी उद्योग के संबंध में, उद्योग के संबंध में, उद्योग के संबंध में, यानी इस काल में उद्योग कैसा था, इंडस्ट्री वगैरह थी या नहीं थी, यानी कितनी विकसित इंडस्ट्रियां थी जहां से लोगों को रोजगार मिलता था, या इंडस्ट्रियां थी भी या नहीं थी, तो व्यक्ति कैसे थे, या इंडस्ट्रियां थी तो किस प्रकार की थी, छोटी थी, बड़ी थी, या किन चीजों की इंडस्ट्रियां थी, तो वो देखते हैं। सबसे पहले इस उद्योग के संबंध में जो हम बात करते हैं, अब यार जाहिर सी बात है हम लोग जानते हैं कि जैसे ही यार प्राइमरी सेक्टर जब तक डेवलप नहीं होगा तो सेकेंडरी जो भी हमारा सिस्टम है वो सेकेंडरी सिस्टम या सेकेंडरी सेक्टर हमारा उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगा। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, तो मेरे शेरों अगर मैं डीपली बात करूं तो ये बोलते हैं कि जब तक प्राथमिक क्षेत्र विकसित नहीं होगा या उन्नत स्तर पर नहीं जाएगा, उन्नति नहीं करेगा प्राथमिक क्षेत्र, तब तक द्वितीयक क्षेत्र का विकसित होना या उन्नति करना यह असंभव है। यानी प्राथमिक क्षेत्र जितना ज्यादा उन्नति करेगा उतना ज्यादा द्वितीयक क्षेत्र भी उन्नति करेगा। अब ये चीज कैसे यार, ये चीज इसलिए कि प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि वगैरह आ गया, द्वितीयक क्षेत्र में हमारी इंडस्ट्रियां वगैरह आ गई, एंड तृतीयक सेक्टर में हमारे जो भी गवर्नमेंट सेक्टर हो गए या इस तरीके के सेक्टर हमारे तृतीयक में आते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है कृषि, अब यार कृषि वगैरह नहीं होगी, पशुपालन नहीं होगा, सारी चीजें होगी नहीं, गतिविधियां नहीं होगी, तो हम लोग यार द्वितीयक क्षेत्र को कैसे उन्नति कर सकते हैं। यार उन्नति करने का मतलब यह है कि चीजें हुई नहीं, फसलें उपजाई नहीं गई, खेती हमारी अच्छे से हुई नहीं, तो इंडस्ट्री तक माल कैसे पहुंचेगा, इंडस्ट्री में कैसे सामान जाएगा, वहां पे चीजें कैसे बनेंगी, चीजें बनने के साथ साथ लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। जब पहला क्षेत्र ही अच्छी तरीके से विकसित नहीं है तो द्वितीय क्षेत्र को विकसित करना असंभव है। तो बात यही थी हमारी कि
जब तक प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि वाला क्षेत्र अर्थात जो भी हमारा प्रिलिमिनरी सेक्टर है, जब तक वो डेवलपमेंट नहीं होगा, तो यार कहने का तात्पर्य यही है कि द्वितीयक क्षेत्र उतना ज्यादा विकसित नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग यही लिखेंगे कि प्राथमिक सेक्टर जो होता है वो द्वितीयक सेक्टर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो यही बात करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर आर सपोर्टिंग इन या ऑफ सपोर्टिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की कि जब तक प्राइमरी सेक्टर डेवलप नहीं होगा तब तक सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्राइमरी सेक्टर सपोर्ट करता है किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है, तो यार हम लोग ये चीजें जान गए। और सेकेंडरी सेक्टर में अगर बात भी करें तो डेवलप थी भी, तो यार कुछ बहुत छोटी छोटी हमको इंडस्ट्रियां देखने के लिए मिल जाती हैं, छोटी छोटी हमको इंडस्ट्रियां देखने के लिए मिल जाती हैं। देयर आर सम इंडस्ट्रीज आर पीरियड वैदिक सिविलाइजेशन, यानी हमको कुछ उद्योग देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ उद्योग देखने के लिए मिल जाते हैं कहां पे, पूर्व वैदिक काल में कुछ बहुत उद्योग देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन कौन से, तो पहला हो गया हमारा बढ़ईगिरी वाला जो भी कार्य होता था कारपेंटरी का, तो बढ़ईगिरी वाले क्षेत्र का जो भी हमारे उद्योग था इससे जुड़ा हुआ ये हो जाता था। एंड बढ़ईगिरी के साथ साथ रथ वगैरह के उद्योग हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, रथ वगैरह बनाने के उद्योग, रथ वगैरह बनाने के उद्योग यहां देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, रथ वगैरह बनाने के एंड ये उद्योग हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है कि पहली बात तो यार उद्योग वहां पे थे नहीं, उद्योगों का उतना विकास नहीं था, लेकिन उद्योग अगर छोटे स्तर पे देखने के लिए मिलते भी हैं तो वो किस प्रकार के उद्योग या इंडस्ट्रियां देखने के लिए मिलती हैं, तो वो मिलती है बढ़ईगिरी से रिलेटेड या रथ वगैरह हमारे प्रोड्यूस करने से रिलेटेड जो भी हमारी इंडस्ट्रियां थी पीरियड वैदिक सिविलाइजेशन में या पीरियड में, वो इस प्रकार की इंडस्ट्रियां देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात अगर और बात करें उद्योग में ही, तो यार इस समय तक किसी भी धातु का भी हमारे उत्पाद नहीं हुआ था या खोज नहीं हुई थी, तो इस कारणवश ये तो कहना मुमकिन नहीं है कि धातु से रिलेटेड कोई भी उद्योग यहाँ पे विकसित था। तो धातु से रिलेटेड कोई भी उद्योग इस काल में देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि इस काल तक किसी भी प्रकार का कोई धातु विकसित या खोजा नहीं गया था यहाँ के लोगों के द्वारा। लेकिन एक धातु की खोज यहाँ पे हो गई थी, किसकी, तो तांबे की खोज पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, नोट डाल करके लिख लेना, पूर्व वैदिक काल में तांबे जैसी, तांबा धातु का विकास होता है, विकास होता है या खोज होती है, खोज
होती है। ये तथ्य भी हमको क्या करना है, याद रखना है। तो मेरे शेरों, अगर किससे रिलेटेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी अपनी बौद्धिक समझ को विकसित करना है तो यार इतनी सारी चीजें पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, तो यार उद्योग वहां पे नहीं था, लेकिन कुछ उद्योग थे हमारे, तो ये उद्योग थे और वहां पे धातु जैसी चीजों का विकास नहीं हुआ था, यानी अभाव था। लेकिन इसी कारणवश हमको जो भी है धातु से रिलेटेड उद्योग देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों ने एक प्रकार के धातु की खोज की थी। वो धातु हमारा कौन सा था, वो था तांबा। ठीक है, लेकिन एक तथ्य यहाँ पे और नोट करना कि नोट पॉइंट में कि लोहे की खोज जो है वो उत्तर वैदिक काल में होती है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में होती है। उत्तर वैदिक काल में होती है, जिससे इस लोहे की खोज ने या इसके प्रयोग ने भारत में क्रांति ला दी थी। कि जब से लोहे का प्रयोग इंडिया में होने लगा तब से कई सारी चीजों का विकास इंडिया में देखने के लिए मिल जाता है। तो यह एक प्रकार की क्रांति के रूप में इंडिया में विकसित होता है कि लोहे का जो खोज था ये काफी इंपॉर्टेंट खोज हमारी धातुओं में मानी जाती है। ठीक है, तो ये तथ्य भी हमको क्या करना है, हमको याद रखना है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये था हमारा जो भी सिस्टम था, ये अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया किससे रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं व्यापार से रिलेटेड, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस इकोनॉमिकल कंडीशन में। व्यापार से रिलेटेड कि यहाँ पे व्यापार कैसे होता था, किस प्रकार होता था और किन नियमों के आधार पे व्यापार यहाँ पे होता था। बात करते हैं व्यापार के संबंध में या ट्रेड के संबंध में। व्यापार के संबंध में, व्यापार के संबंध में, व्यापार के संबंध में रिलेटेड अ ट्रेड। ठीक है, व्यापार के संबंध में कैसे बात करें, अब जाहिर सी बात है प्राथमिक क्षेत्र उतना डेवलप नहीं जिससे द्वितीय क्षेत्र डेवलप नहीं। अब द्वितीय क्षेत्र डेवलप नहीं तो तृतीय क्षेत्र डेवलप नहीं। कैसे, अब इसको समझते हैं। इसको यार ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो पहला क्षेत्र विकसित नहीं हुआ तो इंडस्ट्री में माल नहीं आया, और इंडस्ट्री में जब माल आया ही नहीं, माल बना ही नहीं उद्योग में, तो व्यापार कैसे होगा, व्यापार भी नहीं हुआ। तो जिस कारणवश व्यापार के क्षेत्र में भी हमको अभाव देखने के लिए मिल जाता है इस पूर्व वैदिक काल में। लेकिन व्यापार थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी भी प्रकार का हमारे उद्योग नहीं थे। अभी हम लोगों ने उद्योग के संबंध में पढ़ा भी। ठीक है, तो व्यापार होता था, लेकिन व्यापार की कुछ कंडीशनें थी कि इस समय तक जो व्यापार होता था वो कबीले के अंतर्गत ही होता था। वो बाहरी यानी विदेशों में व्यापार इस समय तक नहीं होता था। विदेशों में व्यापार नहीं होता था, कबीले में होता था, या एक कबीले को छोड़ करके एक कबीले से दूसरे कबीले में, या एक कबीले के अंतर्गत ही व्यापार होता था।
तो इससे यह प्रमाण मिलता है कि इस काल के अंतर्गत हमको विदेशी व्यापार का प्रमाण देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहां पे जो हम बात करेंगे व्यापार के संबंध में, वो ये बात करते हैं कि केवल और केवल कबीले के अंतर्गत ही व्यापार होता था, ये याद रखना है। और कैसे होता था? एक कबीले से इसके पश्चात या इसके अलावा एक कबीले से दूसरे कबीले में व्यापार होता था। ठीक है, ये तथ्य भी हमको क्या करना है, याद रखना है। और इससे यह प्रमाण मिलता है जिससे यह प्रमाण मिलता है कि पूर्व वैदिक काल में जो व्यापार होता था वो केवल यहीं पे होता था, यानी विदेशी व्यापार का प्रमाण हमको नहीं मिलता है। जिससे यह प्रमाण मिलता है कि पूर्व वैदिक काल में विदेशी व्यापार नहीं होता था, तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। विदेशों में व्यापार नहीं होता था, ना ही उधर से होता था, ना ही इधर से होता था। व्यापार केवल और केवल या तो कबीले में होगा, जिस कबीले में व्यक्ति रहेंगे, या एक कबीले से दूसरे कबीले के अंतर्गत क्या होता था, विकास हमारा देखने के लिए या व्यापार हमारा देखने के लिए मिल जाता था। ठीक है, अब यार इतनी सारी चीजें तो हम लोगों ने जान ली कि व्यापार ऐसे होता था। अब व्यापार होता तो था, अब इस समय तक धातु की खोज भी नहीं हुई थी, वो भी धातु की खोज हुई थी तो वो तांबा थी। ठीक है, और इस समय तक जब किसी भी प्रकार की धातु की खोज नहीं, तो जाहिर सी बात है कि मुद्राओं का भी अभाव देखने के लिए मिल जाता है। यानी यहाँ पे पूर्व वैदिक काल में किसी भी प्रकार का हमारे मुद्रा का साक्ष्य देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ के जो लोग थे वो यार मुद्रा से अनभिज्ञ थे कि हाँ मुद्रा नाम की भी कोई चीज होती है। तो यहाँ पे मुद्रे का विकास यहाँ के लोगों के द्वारा नहीं किया गया था। मुद्रे का जो भी प्रयोग था वो यार 600 बीसी के आसपास आकर के देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ के लोगों के द्वारा मुद्रा का अभाव देखने के लिए मिलता है। अब जब मुद्रा नहीं थी तो यार जाहिर सी बात है कि व्यापार जो होता था वो एक प्रणाली के अनुसार होता था, एक नियम के अनुसार होता था। वो नियम कौन सा था? तो वो था वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी एक सामान को लेना और दूसरे सामान को देना, ये हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात जिस सामान की आवश्यकता मुझे है वो सामान आप मुझे दे दो, और जिसकी आवश्यकता आपको है उस सामान को आप हमसे ले लो। ये होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। इसी प्रणाली के अंतर्गत पूर्व वैदिक काल में व्यापार हमारा भली भांति या भली परिपक्वता से किया जाता था। ठीक है, तो ये था व्यापार का रवैया। और नोट पॉइंट डाल के लिख लेना कि मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, 600 बीसी के आसपास आकर के मुद्रा का विकास होता है। ठीक है,
इसी कारणवश यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी। ठीक है, तो ये था सारा सिस्टम हमारा अभी तक व्यापार से संबंधित। आई होप यार इस इकोनॉमिकल कंडीशन में या इकोनॉमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ जो भी आज हम लोगों ने क्लास अटेंड की, ये यार आपको पसंद आएगी, और पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे मोटिवेशन का स्तर और आपको सफल बनाने का स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन हम एक एक सीढ़ी क्या कर सकें, अपने लक्ष्य की ओर उन्नति कर सकें। ठीक है, तो फिलहाल में ये इकोनॉमिकल कंडीशन यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे धार्मिक कंडीशन की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में।